पतंजलि परिवार के सभी सदस्यों को ओम। ओम। On 22nd August, we had organized a urology camp for our employees, for the employees who are above the age 40, where we had conducted an urinoflow meter test. Correct me, sir, if I'm wrong. And one-on-one consultation with our doctor. By seeing that, we had a very excellent response. And to take this initiative a little forward, we are hosting a health talk today with Dr. Vipin Sharma, who is a consultant urology with CARE CHL Hospital Indore. And Dr. Sharma has a wealth of clinical experience, and he is expert in the reconstructive urology and robotic uro-oncology surgery. He is not only a skilled surgeon, but he is also an advocate of an innovation and excellence patient treatment. So we are honored to have him with us, and today he'll share some common urology problem and how we can take some precautions out of it. So now I'll just share the screen to the doctor. So thank you, sir. Thank you very much for this kind and elaborate introduction. Sorry. So I am Dr. Vipin Sharma. I am the urologist in the KSHL hospital, and I do the lot of reconstruction work. So the reconstruction is a part of the urology. So we'll discuss the common issues with our day-to-day activities that urological health in your family, someone is suffering. So my simple question to everybody: how much water we should intake in a day, 24 hours? 4 liters. 4 liters. 3 to 4. सर कितना लेना चाहिए? मेरा पास तो जब तक प्यास लगे पीते रहिए। कितना पानी पीना? मतलब अगर प्यास के लिए पीना चाहिए, वो 2 से 3 लीटर भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द बॉडी टू बॉडी। सो सर, जैसा कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, जब भी सर ने बोला जब प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, बट कई बार इतना पानी भी नहीं पीना चाहिए कि मैं बार बार यूरिन करने के लिए प्रॉब्लम होना चाहिए। तो इतना कम भी नहीं पीना चाहिए कि यूरिनरी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो एक मोटा बोला जाता है इंडियन सिनेरियो में, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं करते हैं, तो अराउंड 2 to 3 लीटर वाटर इन 24 आवर इज सफिशिएंट टू एक्सक्रीट अवर बॉडी एंड ऑल। सो पानी हो गया 2 से 3 लीटर है। अब कई लोग, मैंने जब लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तो 50+ में बहुत सारे लोग थे जिनको यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो 50s के बाद में जनरली ऐसा एडवाइस किया था कि रात में पानी पीना कम कर देना चाहिए। रात में पानी पीना कम कर देना चाहिए। अगर मैं 3 लीटर पानी पीता हूँ तो 2.5 लीटर पानी में 6-7 बजे तक पी लूँ, और 7 बजे बाद से सिर्फ और सिर्फ आधा लीटर पानी अगले मॉर्निंग तक पीऊँ। एक रूटीन एडवाइस होता है जो हम पेशेंट्स को देते हैं, या एक हेल्थ टॉक में होता है। तो वेरी सिंपल है सर, 50 के बाद थोड़ी नींद कम हो जाती है। अगर हम यूरिन के लिए बार-बार उठ रहे हैं तो फिर नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती हमारा डेली रूटीन वर्क जो होता है वो सफ़र होने लगता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा काम में मन नहीं लगता है, चीज़ें नहीं होती हैं। तो दैट्स वेरी कॉमन से प्रॉब्लम्स होती हैं कि मेरे को रात में बाथरूम के लिए उठना पड़ा, उसके बाद नींद नहीं आई, 4 बजे उठा फिर नींद नहीं आई। पानी के लिए उठना पड़ता है। पानी के लिए नहीं उठना, साइकोलॉजिकल पॉलिटिक्स किया सर कि हमने आदत बना ली है। पानी की ही प्यास लगती है। हमने आदत बना ली है सर। तो जब तक हम 40, 45, 50 तक रहते हैं ना, सब कुछ ठीक चलता है सर। जब 50, 55, 60 के ऊपर पहुँचते हैं तब प्रॉब्लम स्टार्ट होना चालू होती है, क्योंकि जब हम चीज़ें हैं तो आप अपना पानी का रूटीन बनाना पड़ेगा सर। हम जैसे सुबह उठते हैं, सुबह उठ के योगा करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, दैट इज ए रूटीन। हम खाने का एक रूटीन बनाते हैं, दिन में 4 टाइम खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, तो पानी का क्यों नहीं है? तो पानी का भी रूटीन होना चाहिए सर। गलत बात है सर, गलत बात है सर। सिंपल सा रीजन है, आप 1 लीटर पानी पियेंगे, ब्लैडर कैपेसिटी लगभग 300 से 400 ml की होती है, तो ब्लैडर को लगभग 3 से 4 बार उसी टाइम में जाना पड़ेगा। 1 घंटे में जाना पड़ेगा। तो दिस रॉन्ग हैबिट। हमें 3 लीटर का पानी 24 घंटे में टुकड़ों में पीना चाहिए। एक सिंपल सी भाषा बोले तो 12-15 ग्लास के आसपास पानी पीना चाहिए, और तो ये काफी होता है। ये जो लिक्विड है, वाटर ही है या इट आल्सो काउंट्स, जैसे टी ले रहे हैं लिक्विड फॉर्म? सर ये सब कुछ काउंट करता है, बट हमारे इंडियन सिनेरियो में हम टी की मात्रा लगभग 50-70 ml 100 ml के लेते हैं, बाकी दूध लेते हैं तो 1 गिलास लेते हैं। तो ये सब चीजें इतनी माइनर है कि तब चल जाता है हमारे ऊपर। मतलब इट्स नॉट फिक्स 3 लीटर्स, इट्स 2.5 to 3.5 लीटर। सो इतना पानी पीना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे सर ने मुझे बताया कि पानी के लिए उठना पड़ता है, कितने लोग रात में उठते हैं यूरिन करने के लिए?
कितनी बार उठते हैं सर आप? एक घंटे दो। 1 या 2 बार। 50 के बाद 1 या 2 बार उठना नॉर्मल है। उसके बाद ज्यादा उठना पड़ रहा है तो मतलब कि हमें कुछ ना कुछ परेशानी है। पर्टिकुलर डे ऐसा होता है कि उस टाइम फ्रीक्वेंसी ज्यादा बन जाती है, कोई पर्टिकुलर थोड़ा ठंडा मौसम होता है, समझ में आता है, ठंडा मौसम होता है, पानी ज्यादा पिया होता है। पानी ज्यादा पिया होता है, पर मतलब आई ऑब्जर्व दिस कि कभी कभार ऐसा होता है जिसमें 4-5 बार उठना पड़ेगा। तो कभी कभार इज ओके, कभी कभार का प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर हमें फ्रिक्वेंट है, सप्ताह में 5 से 6 दिन में ऐसा उठना पड़ रहा है तो दैट इज सम प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। सर मौसम का फर्क पड़ता है कि बिल्कुल पड़ता है सर, हर चीज पे मौसम का फर्क पड़ता है। हमारी बॉडी जो है वो मौसम के हिसाब से ही चलती है। हम सर्दियों में हमारी इसमें यूरिनरी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, गर्मियों में कम हो जाती है, क्योंकि कंजर्व करने की कोशिश करती है कि उसको मालूम है कि बाहर हीट लॉस होगा तो पानी बचा के रखें। सर्दियों में उसको मालूम है कि अभी हीट लॉस नहीं होने वाला है, हम पानी को रखें। हम जो डेवलप हुए हैं सर, बिल्कुल समुद्र से लेकर के आए हैं। जो आज हम अपने आप को देखते हैं ये आज नहीं है सर, इसके पीछे लाखों करोड़ों सालों का डेवलपमेंट है। तो उसी हिसाब से है। तो पानी पीने का सही तरीका क्या है? जैसे मेरे को गिलास से पानी पीना चाहिए या फिर जैसे मुझे तो क्या होता है आप लोग ऑफिस में बॉटल से ऐसे करके सर पानी पीना क्या कोई तरीका नहीं है, पानी पीना जरूरी है। आप कैसे भी पिए, गिलास से या बॉटल ग्लास से पियो, बॉटल से पियो, घड़े का पानी पियो, फ्रिज का पानी पियो, डजेंट मैटर, प्रैक्टिकली डजेंट मैटर, कुछ नहीं कर। सर जनरली मैं गिलास से बॉटल से करके ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन जो आता है ना सर, एक और चीज आती है, बैठ के यूरिन करना चाहिए, खड़े करके यूरिन करना चाहिए। ये भी एक बहुत कॉमन सा एक मिथ है, दोनों प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं होता सर। क्या होता है ना, वेरी इजी है। जब हम बैठ के यूरिन करते हैं तो हमारा एब्डोमिनल प्रेशर थोड़ा सा हम लगा पाते हैं। तो जब ओल्ड एज होती है तो थोड़ी ताकत लगाते हैं, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि बैठ के कर लें। सो अगर हमें बैठ के ही यूरिन हो रही है तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यूरिन एक नॉर्मल फ्लो है सर, हम आपको ताकत लगाने नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमको ताकत लग रही है तो हमें प्रॉब्लम है। तो बैठ के और खड़े होने से फर्क नहीं होता। बैठ के करने से वो लोग प्रेफर इसलिए कर लेते हैं, स्पेशली ओल्ड एज में। 2 चीजें होती हैं बेसिकली, कि थोड़ी ताकत पेट से लगा के यूरिन में बैटर खाली कर लेते हैं। दूसरा कि कभी गिरने का डर रहता है, चीजें रहता है, तो लोग उस तरह से बैठ जाते हैं। तो दिस इज द थिंग्स बेसिकली। अब रात में अगर 1 या 2 बार से उठना पड़ रहा है तो मोस्ट कॉमनली या तो हम पानी का जो प्रोपोर्शन है वो रात में ज्यादा ले रहे हैं। कार्डिक इश्यूज हो सकते हैं जिसमें हार्ट के इश्यूज होते हैं, रीनल इश्यूज होते हैं, पैरों में सूजन होती है। ये भी एक तरीके कारण होते हैं जिसमें कि पैरों में सूजन रहती है तो रात में वापस शरीर पानी में आता है, तो वो चीजें साथ में चलती हैं। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि और कोई कारण तो नहीं है। जनरली प्रोस्टेट जो होता है जब अंदर की तरफ पड़ता है तो उसकी इस तरह का प्रॉब्लम करता है। तो दिस वेरी कॉमन थिंग्स है। घर में कोई यूरिन करने के लिए जा रहा है और उसको समय लग रहा है, अब ये समय हर किसी का अपना अपना अलग अलग हो सकता है। तो जो मैं एग्जांपल देता हूँ या पूछता हूँ कि आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो बाजू वाला आपके यूरिन करके चला गया और आप खड़े रहे हो तभी, तो मतलब आपका समय यूरिन करने में ज्यादा है। नहीं तो कई बार सबको लगता है कि ठीक है, मेरे को 15 सेकंड या 30 सेकंड लगते हैं, 50 सेकंड लगते हैं, बट ये तो लंबे समय से लगते आ रहे हैं। कई बार हमारे पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, बाथरूम में चले जाते हैं, 2 4 5 मिनट तक बैठे रहते हैं। होंगे सर, सबके घर में होते ही हैं। तो ये देखना होता है कि टाइम तो नहीं लग रहा है यूरिन करने में, टाइम लग रहा है तो कहीं ना कहीं रुकावट है। रूटीन सी प्रोसेस है सर। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि पब्लिक टॉयलेट सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आप को जज करने का, बाजू वाला कैसे करके गया है। एक दूसरे वर्ग के नहीं हो रहे। सर उम्र से फर्क नहीं पड़ता ब्लैडर को। अगर 50 55 साल की उम्र के बाद में आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो सर, अगर पब्लिक टॉयलेट से हम यूज कर रहे हैं तो फिर 4 5 लोग साथ करते ही हैं, सब डिफरेंट उम्र के ही होते हैं। जैसे नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होना चाहिए उससे लोग सर 25 अराउंड 15 to 25 सेकेंड का एक नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, इतने में यूरिन कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम हाफ एन मिनट 30 सेकंड। मैक्सिमम हाफ मिनट, इसके ऊपर नहीं है। फ्लो होना चाहिए, ताकत नहीं लगना चाहिए। दूसरा वैसे लोगों से पूछता हूँ कि पेशाब की धार जो होती है, जो फ्लो है, पैरों के पास में गिरता है कि दूर गिरता है? अगर दूर गिरता है बिना ताकत लगाए ना, इट्स नॉर्मल। पैरों के पास में गिर रहा है, जमीन पे गिर रहा है, कमोड में दूर तक जा नहीं पा रहा है, दैट इज एबनॉर्मल। दिस इज कॉमन थिंग्स है जहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि हमारे घर में लोगों को क्या चल रहा है। सेकंड थिंग आप लोगों ने सुना होगा कि, एक सेकंड, सेकंड थिंग आप लोगों ने सुना होगा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यहाँ पे कितने लोगों को यूटीआई हुआ है आज तक? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कितनी बार हुआ है सर? कब? जून के बाद में हुआ है। 50 के पहले जनरली, यहाँ पे कम लोग हैं, 50 के पहले जनरली मेल्स में यूटीआई नहीं होता। 50 के पहले अगर यूटीआई मेल में हो रहा है तो हमें
कॉज इवेल्युएट करना चाहिए। 50 के बाद बहुत सारे कॉजेज होते हैं, इसमें प्रोस्टेट एक कॉमन कॉज होता है, यूरिनरी ब्लैडर के इश्यूज होने लगते हैं, डायबिटिक इशू हो जाता है जिसमें यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो हो जाते हैं। 50 के पहले अगर मेल में यूटीआई हो रहा है तो दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग। तो यूटीआई मतलब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन में हमेशा बुखार आना, मुझे ऐसा लगता है जब तक बुखार नहीं आता तब तक उसको नहीं बोलते हैं। बर्निंग मिक्सचरेशन को यूटीआई नहीं कहा जाता, जलन को यूटीआई नहीं कहा जाता। मैं आज पानी नहीं पीऊंगा तो कभी भी ज्यादा मसाले वाला खाना खा ले तो भी हो जाएगा। हाँ सर, अगर कभी भी मसाला ज्यादा खा लें तो मोशन में भी प्रॉब्लम होता है, उससे इरिटेबल ब्लैडर सिंड्रोम्स भी होते हैं, उससे परेशानी होती है, तो हमें अपना ध्यान खुद ही रखना होता है। इसमें बढ़ने की रूटीन फॉलो करना, रूटीन क्या रहता है? सब बोलते हैं, पानी ड्रिंक फॉलो करना। पार्डन सर, क्या अब बोलते हैं, पानी का हीटिंग पानी का रूटीन ऐसा है कि हम 15 ग्लास पीते हैं पानी, एवरेज पानी है, तो हम रात के 7 घंटे पानी नहीं पीते हैं, 6 से 7 घंटे एक रूटीन का है, तो लगभग लगभग 15 घंटे हमारे पास बचते हैं, तो हर घंटे में 1 से 1.5 ग्लास पानी हम पी सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए तो हमारी बॉडी भी हाइड्रेट रहती है। आपने 1 लीटर पानी सुबह पी लिया, उसके बाद 6 घंटे कुछ नहीं पिया, बॉडी ने तो निकाल दिया 2 घंटे बाद वो पानी, बाकी 4 घंटे बॉडी को डिहाइड्रेशन तो हो ही गया। आपने तो लगा मैंने तो पी लिया है पानी, दिस इज नॉट द वे। को ये प्रॉब्लम ज्यादा यस सर, डायबिटीज पेशेंट्स को ब्लैडर की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, इन्फेक्शन के रेट ज्यादा रहते हैं। बाकी प्रॉब्लम्स भी डायबिटिक्स में बहुत कॉमन होती है, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बॉबल हैबिट्स जो होती हैं कई बार नॉर्मल हो जाती हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम डायबिटीज में बहुत कॉमनली पाया जाता है, तो ये सब चीजें डायबिटिक्स में आती हैं। डायबिटीज बेसिक नसों को चोक करती है सर। हार्ट जब बोलते हैं ना कि हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो बेसिकली नसें चोक हो गई, तो नसें हार्ट की नहीं सब जगह की होंगी। डायबिटिक पेशेंट का ब्लड कमजोर हो गया तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सब कुछ सर होता है, मेडिसिन आती हैं, डायबिटीज कंट्रोल करना पड़ती है, एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, हमें उसको ओवरकम करना पड़ता है और टाइम से दिखाना होता है सर। अगर एक दो फेल हो जाता है, लंबे समय तक फेल रहता है, तो रिकवर करना कई बार मुश्किल होता है। यूजली रिकवर होता है अगर हम ऑब्जर्व। हेल्थ टॉक का मतलब ही यही है सर कि ये अवेयरनेस है, मैं चाहता हूँ ये रिकॉर्ड होके जाए ताकि लोगों को भी पता चले चीजें। क्या पूछे सर आप? ब्लड का साइज छोटा हो जाता है सर, एक के बाद साइज छोटा नहीं होता सर, बेसिकली क्या होता है ना, 2 चीजें होती हैं जो आप पूछ रहे हैं, उसका बैकग्राउंड ये है कि किसी को बार बार यूरिन करने जाना पड़ रहा है, डॉक्टर के पास गए, बोला आपकी पेशाब की थैली सिकुड़ गई है, हाँ सही है, यही है। सो कहने का मतलब ये है सर कि साइज छोटा बड़ा नहीं होता है, साइज छोटा होता है लेकिन बहुत सारी अलग बीमारियां होती हैं। हम अगर कॉमन थिंग्स की बात करें तो उसमें बार बार यूरिन जाना बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। इन्फेक्शन में बार बार हो सकता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर एक बड़ी बीमारी है जो अंडर एस्टिमेटेड होती है, मतलब ओवर एक्टिव ब्लैडर मतलब कि ज्यादा एक्टिव हो गया है ब्लैडर, पेशाब की थैली ब्लैडर को थोड़ा सा भरने पर भी वो एक्टिव हो जाता है, वो बोलता है जाके आओ, उसमें भी कई बार बोलते हैं कि पेशाब की थैली में हो गया। कई बार स्टोन्स होते हैं, वो इस तरह के प्रेजेंट करते हैं कि बार बार यूरिन करने जाना है कि ब्लैडर में स्टोर नहीं हो पा रहा है। कई बार डिसीजेस होती हैं, इन्फेक्शन होते हैं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जो इंडिया में बहुत कॉमन है, उसमें ब्लैडर छोटा हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है टीबी हर किसी को, आज के जमाने में टीबी का रेट बहुत ही कम हो गया है, मतलब हम साल भर में प्रैक्टिकली थिम्बल ब्लैडर जो पहले बोला जाता था 8 से 9 साल पहले, वो नहीं देखते हैं क्योंकि टीबी अभी हमारे उसमें है नहीं इतना। सो ये इन्फेक्शन होना, बार बार होना, ब्लैडर छोटा होना एक बहुत अलग वेग टर्म है सर, मेडिकल टर्म से जनरली हम देखना पड़ता है कि क्यों बार बार यूरिन करने जा रहे हैं। जैसे यूरिन जो बार बार आती है तो कई बार देखते हैं कि 3, 4, 5 बजे तक क्वांटिटी कम होती है लेकिन फिर भी सिग्नल आता है कि यूरिन जाना, ये क्यों होता है? इट इज नॉर्मल। बेसिकली क्या होता है कि सिग्नल सर फेजेस में आते हैं, एक बॉडी में जब 150-200 ml यूरिन इकट्ठा होता है ब्लैडर में, तो एक सिग्नल आता है कि यूरिन करने जा रहे हैं। 4-5 बजे हम यूजली फ्री हो जाते हैं तो हम कराते हैं। अभी मुझे आ रहा है, सपोज मुझे आ रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे कुछ सेकंड कुछ मिनट्स को सिग्नल्स आएंगे, दैट विल सबसाइड, फिर अर्जेंसी पे आएगा, अर्जेंट कॉन्टिनेंस पे आएगा, तो बॉडी के फेजेस हैं। जनरली इवनिंग आवर्स में फ्री होते हैं तो जब आया तो जाके चले गए, अभी आप सब यहाँ बैठे हैं तो कोई नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो दिस इज नॉर्मल। यूजुअली सर ऐसा देखा मैंने कि कई लोग मैंने कि यूरिन के लिए जा रहे हैं, वो 10 सेकंड 15 सेकंड वेट, मेरा भैया है 65 ईयर, वो 10-15 सेकंड वेट करेंगे तो उनका यूरिन स्टार्ट होता है, और वो यूरिन तो बोले दो धार यूरिन होती है या बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, तो मैंने जो पहले कहा ना कि समय कितना लग रहा है, तो समय यहाँ से भी काउंट होता 10 सेकंड बाद स्टार्ट होता है। है। हेजिटेंसी बोलते हैं, प्रोस्टेट का बहुत कॉमन सिम्टम है सर।
जब प्रोस्टेट बढ़ने लगता है अंदर की तरफ बढ़ता है तो यूरिन स्टार्ट करने में परेशानी होती है। डायबिटिक्स में ये बहुत दवाइयों से हो जाता है कि जनरली सर 80% पेशेंट जो प्रोस्टेट और ब्लैडर हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, बट टाइम से डॉक्टर को दिखाना है, चीजें करनी है, वो इम्पोर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है सर। मेंस में prostate cancer is very common, है ना सर? and how at what age कब हमें डिटेक्ट करना चाहिए या क्या देखना चाहिए कि we are able to? तो सर इट्स नॉट वेरी कॉमन पहली चीज तो इट्स काइंड ऑफ थिंग कि हम आजकल डायग्नोसिस बनाने लगे, पहले से भी था ये, बट स्टिल इट्स लोअर साइड, ऐसा बहुत कॉमन नहीं है। क्या होता है 50 के बाद 50 ईयर के बाद एक बार जब हमको एक PSA ब्लड टेस्ट होता है वो कराना चाहिए। 50-55 के 50-52 साल के बाद आपको कराना चाहिए एवरी ईयर फॉर 2 to 3 years। अगर वो नॉर्मल आता है तो हम इसको 2 साल तक टाल सकते हैं। तो ये PSA अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है, तो ये कराना चाहिए। हम ये चीजें आजकल करने लगे हैं। प्रोस्टेट कैंसर प्रैक्टिकली गुड कैंसर माना जाता है। गुड कैंसर मतलब कैंसर तो खराब ही होता है बट कंपेरेटिवली स्लो ग्रोइंग होता है। अगर मैं 100 कोई भी व्यक्ति 100 साल पे जीता है तो उसको काफी हद तक संभावना होती है कि उसको प्रोस्टेट कैंसर होगा। 90 जिएगा तो कम होगा, 60 जिएगा तो कम होगा, तो 50-55 चालू होता है, जनरली परेशान नहीं करता है, तो इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं है। PSA नाम का सिंपल सा ब्लड टेस्ट है जो हमने पिछली बार भी हमारे अप्लाई कराया था, हेल्थ स्क्रीनिंग में आता है, वो कराना चाहिए। वो अगर आपका नॉर्मल है तो उसमें कोई डरने वाली बात तो नहीं। BSA का स्टैंडर्ड भी एज के अकॉर्डिंगली डज इट चेंज? नहीं सर, एज के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। कई बार लैब्स के अकॉर्डिंग कई बार वैल्यू चेंज हो जाती है। कई बार 4 to 6 की वैल्यू भी नॉर्मल मानी जाती है। जनरली जो बोला जाता है 4 से कम होना चाहिए, बट कई बार लैब्स उसको 4 to 6 में भी लेती हैं, उनका कैलिब्रेशन अलग अलग होता है। कई बार जो आप बोल रहे हैं कि वैल्यू चेंज कहाँ होती है, वो चेंज होती है साइज के अकॉर्डिंग, प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज के अकॉर्डिंग। तो अगर थोड़ा प्रोस्टेट बड़ा हुआ है, ज्यादा बड़ा हुआ है तो थोड़ा PSA चलता है, बट वट एवर if more than 10 then you have to evaluate। 4 to 10 is a gray zone कि आप ऊपर नीचे वेट करके देख सकते हैं, चीजें कर सकते हैं और बाकी चीजें कंसिडर कर सकते हैं। 10 के ऊपर है तो have to evaluate for infection, evaluate for the prostate cancer, evaluate for some hemorrhage or other problems। तो ये important है सर। प्रोस्टेट डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड टेस्ट से भी होता है या कुछ सोनोग्राफी? सर पे प्रोस्टेट 3 चीजों से डायग्नोस किया जाता है, मतलब हम कैंसर की बात नहीं करें, नॉर्मल रूटीन वाली बात करते हैं। तो प्रोस्टेट 3 चीजों से डायग्नोस किया जाता है। जब डॉक्टर के पास आते हैं तो वो एक फिंगर डाल के अपने लेटरिन के रास्ते से PR करते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, प्रोस्टेट का साइज इवेल्युएट करते हैं कि कितना बड़ा है, मोटा मोटा समझ में आता है। दूसरा सोनोग्राफी होता है। सोनोग्राफी में पता चलता है कि प्रोस्टेट का साइज क्या है, किस तरफ वो डायरेक्शन में बढ़ रहा है, अंदर बढ़ रहा है, बाहर बढ़ रहा है, पेशाब के रास्ते को बंद कर रहे हैं। तीसरा होता है यूरोफ्लो का टेस्ट, जो यूरिन का फ्लो होता है जिसमें मशीन में यूरिन करते हैं, उससे पैटर्न समझ में आता है कि प्रोस्टेट के कारण कितनी परेशानी होती है। PSA स्क्रीनिंग टेस्ट है कैंसर का, तो उसके लिए किया जाता है। कई बार उसमें इन्फेक्शन होता है तो भी प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है और बाकी परेशानियां भी आती है हमारे सामने। आपका फेस कितना रहता है बच्चे का, मतलब इतना? 18 से 20 ग्राम का साइज नॉर्मल होता है सर। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि साइज कोई क्राइटेरिया नहीं है सर। आई है पेशेंट जिनका 11-12 ग्राम का प्रोस्टेट, उनको प्रॉब्लम्स होने लगी। आई है पेशेंट जिनका 200 ग्राम का पेशेंट है, उनको आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेडिसिन पे नहीं है। तो साइज इज नॉट ए क्राइटेरिया। अंदर की तरफ बढ़ेगा तो छोटा साइज ही प्रॉब्लम कर देगा, बाहर की तरफ बढ़ेगा तो बड़ा साइज ही कुछ नहीं करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन कितना हो रहा है सर, इंपॉर्टेंट है। इसमें सर ज्यादातर ऑपरेशन किस एज तक के हो सकते हैं? तो जो मैंने हाईएस्ट किया है वो अराउंड 92 में किया है। तो इफ इज फिट सेफर एज ऑफ होगा? सर डिपेंड सर, हम जब किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए लेते हैं, चाहे वो 1 महीने का बच्चा हो, चाहे वो 100 साल के व्यक्ति हो, तो हमें ये देखना होता है सर्जरी में कि फायदा कितना होगा। फायदा होगा और पेशेंट फिट है, लू द सर्जरी। अगर कोई चलता फिरता व्यक्ति है, प्रोस्टेट सर्जरी आजकल प्रैक्टिकली बहुत सेफ सर्जरी होती है सर। हॉस्पिटल में मरीज 1 या 2 दिन रहता है, 2 दिन बाद अपने घर जा पाता है। कैथेटर जनरली 2-3 दिन में निकल जाता है। अगर कोई व्यक्ति खुद से बैठ उठ के अपने सारे काम कर रहे हैं तो ये डिजर्व कि वो अपना वॉइड भी खुद करे, अपना यूरिन भी खुद जाके करे, क्यों ना करे। एज आज के जमाने में, पहले बोला था कि 60-70 के बाद प्रैक्टिकली कुछ बहुत ज्यादा एज नहीं होती, बट आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अच्छी लाइफ जीते हैं, फिट लाइफ जीते हैं। अगर हम फिट हैं, इनफ है, हम चलते फिरते हैं, हमें सर्जरी कराने की आवश्यकता पर्सनली 95 के करीब नहीं। उनको एफिशिएंसी बार बार फील होती है। फ्रिक्वेंसी 2 कारणों से फील होती है सर। फ्रिक्वेंसी एक होता है कि ये पानी की बोतल है, पूरी खाली नहीं हुई तो वापस जाना, जल्दी भर जाएगा, वापस जाना पड़ेगा। इन्फेक्शन हुआ या फिर कई बार ओवर एक्टिव ब्लडर, जो बार बार हम बात कर रहे थे,
वो भी एक पार्ट होता है। बहुत कुछ चीजें इवेल्यूएशन पे समझ में आती है। सेफ है तो होता है सर, पेशेंट अगर फिट है वॉशरूम जाने के लिए, बेटर टू डू सर्जरी। अभी हमने 8-9 दिन पहले किया, वो 88 ईयर्स के थे, उनका हर्निया भी साथ में किया हमने। फिट, इज वॉकिंग, इज doing his routine activity by own, then he should go for the toilet. रीढ़ की हड्डी का भी इफेक्ट पता नहीं कि इसका ब्लड करता है। जी सर, रीढ़ की हड्डी में स्पाइंस जो होती है उसका इफेक्ट ब्लैडर पे आता है। स्पाइन से नसें चलती हैं सर, जो पेशाब की थैली को कंट्रोल में करती हैं, मोशन के रास्ते को कंट्रोल करती है। उसमें अगर डैमेज होता है तो इसके कारण पेशाब की थैली का डिसफंक्शन पाया जाता है। सर कुछ नॉर्मली बहुत टेंडेंसी रहता है टू होल्ड, तो समवन ऐसे मीटिंग या कभी कभी सोए रहते हैं तभी भी एक टेंडेंसी रहता है होल्ड कर देते, कभी अर इन हाफ लीव होती है। इम्प्लीकेशन ब्लैडर पे पड़ता है बोलते हैं, कभी उसकी वजह से स्ट्रोक्स का प्रॉब्लम होता है? नहीं सर, होल्ड करने से स्टोन का प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर यूरिन बहुत रुकता है तो स्टोन का प्रॉब्लम होता है। स्टोन, अगर यूरिन रुकता है तो स्टोन का प्रॉब्लम होता है। सर हम होल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। आप कितना भी नींद में हो, आप उठ के जाओगे ही। ठीक है बहुत बार क्या होता है, बहुत प्रेशर रहता है लेकिन नहीं उठते हैं, ऐसा बहुत बार केस होता है। सर, वो डिपेंड, एक्सपीरियंस इट्स सब्जेक्टिव, हाँ इट्स सब्जेक्टिव। अगर हमें बहुत ज्यादा देर तक हम होल्ड कर पा रहे हैं तो वो भी गलत है, स्पेशली फीमेल्स। यहाँ कोई फीमेल्स नहीं है, बट मैं बोलना चाहूंगा कि वो फीमेल अपना यूरिन बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखती हैं। दैट इज अ बैड थिंग, क्योंकि वो ब्लैडर फैलता है सर। कोई भी चीज फैलेगी तो उसी शेप में वापस नॉर्मल नहीं आएगी। 40, 45 से 50 तक आ जाएगी, बाद में नहीं आएगी। और कुछ? सर आपने कभी क्या हर्निया को क्या कहा, कब करना? हर्निया सर बेसिकली क्या होता है कि हर्निया प्रैक्टिकली मेरा फील्ड नहीं है, बट फिर आई विल टेल यू। हर्निया करा लेना चाहिए सर्जरी। रीजन सिंपल है, जिस दिन फंस गया उस दिन आपकी इमरजेंसी हो जाती है। जो चीज आराम से इलेक्टिवली हो सकती है वो करा लेना चाहिए। अगर किसी दिन ऑब्स्ट्रक्शन में आ गया, क्योंकि हर्निया होता क्या है कि एक पैसेज से हमारी आंतें गुजरती हैं। जनरली हमारे ऑरिफाइसेस होते हैं, जैसे टेस्टिस बाहर आते हैं, उसी ऑरिफाइसेस से आती हैं। वो एज के साथ कई बार फैल जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, तो वहां से आंतें बाहर आने लगती हैं। तो आंतें अगर बाहर आ रही हैं और किसी दिन फंस गई वहां पे आंतें, तो फिर इमरजेंसी हो जाती है। हर्निया को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सर साइज इज नॉट ए क्राइटेरिया, कंटेंट क्या है ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। जनरली सर हर्निया रिकर नहीं होता, जनरली हर्निया रिकर नहीं होता। हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट चांसेस आर लेस देन 1%। जो आजकल टेक्निक से, मतलब मैं तो नहीं करता हूँ, बट जो हमारे कलीग करते हैं वो जिस टेक्निक से करते हैं उसमें हर्निया आजकल रिकर नहीं करता। क्योंकि ये लोग मैश लगाते हैं, जाली लगाते हैं। मैश लगाते हैं तो हर्निया रिकरेंस रेट बहुत ही कम हो जाता है, अनटिल अनलेस की मसल वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई हो, तो एक हर्निया के चांसेस होते हैं। कोरोनिक कफ हो, प्रोस्टेट की परेशानी के साथ में आपने हर्निया करा लिया और प्रोस्टेट इग्नोर कर दिया, ताकत आ गई, यूरिन हो गया, तो रोज ताकत लगाने में नीचे, हर्निया रिकर करेगी। इसलिए जब भी किसी हर्निया सर्जन के पास में जाते हैं तो हमेशा वो यूरिन की प्रॉब्लम पूछता है। वो यूरिन की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर यूरिन की प्रॉब्लम होती है तो यूरोलॉजिस्ट के पास भेजता है कि जाके दिखा लो एक बार कि हम हर्निया सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सर इसके ट्रीटमेंट जो है ये काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद क्वेश्चन है। मैं लेता हूँ सर। एक्सपेंसिव डिपेंड्स करता है सर। ऐसा हमारी लाइफ से बड़ा एक्सपेंसिव कुछ नहीं है सर। सर देखिए सर, एक्सपेंसेस का जो मुझे लगता है कि हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है। किसी के लिए 1 रुपये भी बड़ी चीज हो सकती है, किसी के लिए 1 लाख रुपए भी बड़ी चीज हो सकती है। इंडिया की सबसे अच्छी चीज क्या है मालूम सर? यहाँ डाइवर्सिटी है। हेल्थ सेक्टर ऐसा है कि यहाँ पे इलाज फ्री में भी होता है और आप लाखों रुपए देके भी इलाज करा सकते हैं। तो ये आपको चूज करना है सर। मतलब नॉर्मल कंडीशन पूछ सर वही मैं बता रहा हूँ सर, नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूँ। नॉर्मल कंडीशन में इसका इलाज फ्री भी होता है। हर रेंज के हॉस्पिटल से हर रेंज का हॉस्पिटल है, हर चीज का एक वो सेक्टर है हमारे यहाँ। आयुष्मान में कवर होगा, आयुष्मान में प्रोस्टेट सर्जरी कवर होती है सर, तो उसमें भी हो जाएगा। फ्री हो जाती है, कोई पैसा नहीं लगता। हेमंत सर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
डॉक्टर साहब, जी सर, नमस्ते। अरे आपकी आवाज मिली अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ आ रही है। डॉक्टर साहब, मैंने पिछली बार आपसे मिला था मैं, तो मैंने आपसे जी पूछा था, वो यूरोलिफ्ट टेक्नोलॉजी का ऐड आया था पिछले ही जी महीने अगस्त में ही। पर जी उसमें फीडबैक बहुत कम लोगों के थे और बोले ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आई है। और यूरोलिफ्ट टेक्नोलॉजी में आपको गूगल पे ही आप थोड़ा सर्च कर लीजिए, और अगर ये टेक्नोलॉजी ओके है तो आप करवा लीजिए। लोग अभी करवा इसलिए रहे हैं कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी एक हफ्ते पहले ही नया ऐड आ गया, ये वाटर वेपर टेक्नोलॉजी का। बोले रिज्यूम। ये वो यूरोलिफ्ट से भी बेटर है, और ये वाटर वेपर टेक्नोलॉजी का हमारे पास नया आया है, और आप आइए और हमसे कंसल्ट कीजिए सेम हॉस्पिटल का। तो अब जब यूरोलिफ्ट के ही फीडबैक हमें मालूम नहीं है कि इसके ऑपरेशन के बाद में अब ये वाटर वेपर टेक्नोलॉजी एक नई आ गई, और फुल पेज ऐड था इसका भास्कर में और सब जगह। तो अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप थोड़ा फीडबैक दें कि मतलब टेक्नोलॉजी, ये प्रोस्टेट के ऑपरेशन भी इतनी फास्ट ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अच्छा, जो यूरोलिफ्ट टेक्नोलॉजी का ऐड आया था उसमें बताया कि एमपी में गिने चुने 2-3 हॉस्पिटल में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अब ये वाटर वेपर टेक्नोलॉजी नहीं आ गई पिछले हफ्ते। तो आपका क्या से है इसमें, मतलब इसका देखिए फीडबैक ना हमको कैसे पता चले कि ये टेक्नोलॉजी कितनी कारगर है, और इसका जिन लोगों ने ये ऑपरेशन करवाया है वो कितना सक्सेसफुल है? सर, देखिए ना, हर सर्जरी के डिफरेंट तरीके होते हैं करने के। हर सर्जरी के कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं। जब भी कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो वेल टेस्टेड पे आती है। आपसे मेरी उस दिन भी बात हुई थी, आप एमपी का डाटा काउंट कर रहे थे। ये जो आता है वो इंडिया का नहीं है, ये वर्ल्ड का डेटा आता है सर साथ में। कि पेशेंट पर ट्रायल होते हैं, पेशेंट पे चीजें सेफ होती हैं, लॉन्ग टर्म ट्रायल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने 15 पेशेंट पे करा और 15 में से मेरे को 10 में रिजल्ट मिल गए तो मेरी कल मशीन मार्केट में आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर चेन होती है जिसमें ये सारा टेस्टेड होता है, सारा डेटा वेरीफाइड होता है, और सब कुछ उसके बाद में आता है। नई चीजें हैं सर। नई चीजों में यूरोलिफ्ट जो है एक बहुत अच्छा चीजें रहती हैं, जिसमें हमें सेक्सुअल फंक्शंस प्रिजर्व करने होते हैं। यूरोलिफ्ट उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, बट उसकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं। हर हर पद्धति की एक लिमिटेशंस होती हैं। रिज्यूम एक नया टेक्नोलॉजी है, डेफिनेटली आने वाले टाइम में हो सकता है इसके बहुत अच्छे सेंटर्स हो इंदौर में, इंडिया में। अभी भी हैं सर। यूरोलिफ्ट लगभग लगभग भी सारे अस्पतालों में अवेलेबल है सर। यूरोलिफ्ट में कोई ऐसा मशीन नहीं लगता है, दैट इज स्टेपलर्स आते हैं, वो लगभग लगभग सारी जगह अवेलेबल है। तो एक दो अस्पताल तो हम कहना गलत हो जाता है। रिज्यूम जरूर मशीन महंगी आती है, तो कुछ सेंटर्स पे अवेलेबल है। सो हर चीज का हमें एडवांटेज डिसएडवांटेज समझना होगा। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हर चीज समझाता है कि ये किस चीज के लिए है, इसके क्या फायदे हैं, इससे क्या नुकसान है। जैसे हम रूटीन जो टीआरपी करते हैं उसमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन तो नहीं होता, रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन होता है, मतलब कि हम सेक्स करते हैं तो सीमन बाहर नहीं आता। यूरोलिफ्ट में वो प्रिजर्व हो जाता है, रिज्यूम में वो प्रिजर्व हो जाता है। तो ये हमें डॉक्टर से पास जाके डिटेल काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, डिटेल में समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, हम क्या चाहते हैं। तो डेटा सबका होता है सर, सब चीजों पे वेरिफिकेशन के बाद ही चीजें होती हैं। अब जैसे मैंने अभी इंदौर में पिछले हफ्ते वो डाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्फिंक्टर डाला, तो ऐसा तो नहीं है कि इंदौर में पहली बार हुआ हुआ। वो होता है, कम होता है, इंडिया में 10 से 15 डलते हैं साल भर में। तो नया तो कुछ नहीं है, 95 से डल रहा है। 95 के मतलब 56 के पुराने टाइम से डलता आ रहा है। हम लोग पिछले टाइम से डाल रहे हैं। इंदौर में अगर पहली बार हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो पहली बार ही हो, ऑलरेडी टेस्टेड होता है। आप भी अपना प्रोडक्ट निकालते हैं तो हर बार चेक करके निकालते हैं। पतंजलि जब भी निकालता है, चेक करके निकालता है, चाहे वो पहली बार हो चाहे आखिरी बार हो। ठीक। वो भी क्लियर हो गया होगा आपको। आपको दो चलेगा, नेक्स्ट टॉपिक में लेता हूँ, स्टोन। इससे क्वेश्चन आ रहा था कि प्रोस्टेट कंट्रोल करने के लिए इज देयर एनी सर्टेन फिजिकल एक्सरसाइज जिनको लोगों को ऑब्टेन करना चाहिए? नहीं सर, प्रोस्टेट करने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे हम उसका वो कंट्रोल कर पाए साइज का। दैट इज बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली में प्रोस्टेट के क्या इश्यूज रहे हैं, उसमें ये रहता है। किताबों में लिखा जाता है कि रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है उसमें प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस थोड़े कम होते हैं। वो हम एक पार्ट होता है। दूसरा है कि हम एक्सरसाइज या योगा करते हैं रेगुलरली, स्पेशली हमारी जो पैल्विक फ्लोर, मतलब कि जो हिप बोन्स के आसपास की मसल्स को स्ट्रांग रखते हैं, तो हमारे ब्लैडर प्रॉब्लम्स थोड़े कम होते हैं।
यूरिनरी ब्लैडर जो कमजोर हो जाता है वो एजिंग की वजह से होता है। यस सर, एज के साथ हमारा शरीर कमजोर होता है, तो वो भी एक फैक्टर है। प्रोस्टेट हमारे साथ हाथ प्रोस्टेट है हमको, और हम उसके अगेंस्ट में रोज काम कर रहे हैं, रोज ताकत लगा रहे हैं, एक दिन ब्लैडर भी वीक हो जाएगा फिर। अगर मुझे रोज ये मेरा एक फोन है सर, ये 50 ग्राम, एक 100 ग्राम का फोन है, मैं इसे आराम से उठाता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं 1 लीटर की बॉटल उठाऊंगा तो फिर हाथ एक दिन तो दुखेगा ना सर, एक हाथ एक दिन उठाना बंद कर देगा, फेल होगा। जिससे मैं बात कर रहा था 90+ के लिए, तो यूरिनरी ब्लैडर भी कमजोर है और प्रोस्टेट भी साफ है। तो जब भी हम ऐसे मरीज रिकवरी की चांस जब भी हम ऐसे मरीज लेते हैं तो यूरोडायनेमिक स्टडी करके लेते हैं कि जब हम ऑपरेशन करेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा। हम वही पेशेंट को हाथ में लगाते हैं, वही पेशेंट को लेते हैं जिनको फायदा होगा। तो उसमें लिए टेस्ट होते हैं। एक इसमें ब्लैडर का इशू है, यूरिन करने के लिए 2 चीज चाहिए सर, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर चाहिए और रास्ता क्लियर चाहिए। अगर दोनों में से किसी में भी या दोनों में प्रॉब्लम होगा, यूरिन करने में परेशानी होगी। तो हम सर्जरी के लिए लेते हैं तो हम बहुत सारी चीजें कंसिडर करते हैं, और ये मोस्टली मेक श्योर करते हैं कि इस पेशेंट को फायदा होगा कि नहीं होगा। जरूरी नहीं है, जैसा कि सर ने साइज पूछा था, कई बार हमें सर्जरी 15 ग्राम प्रोस्टेट में भी करनी पड़ जाती है, कई बार हम 100 ग्राम 150 ग्राम के प्रोस्टेट को बोलते हैं भैया कुछ नहीं करना है, आप अच्छे हो। तो साइज इज नॉट ए क्राइटेरिया, और परेशानी कितनी है उससे। क्योंकि वयोवृद्ध दूसरों को मैंने देखा कि उसका प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया फिर भी उनको कैथेटर की जरूरत पड़ने लगी, मतलब ब्लैडर फिर काम नहीं करता है। बिल्कुल सर। तो इसीलिए सर, अगर जो अच्छा यूरोलॉजिस्ट है, जो अच्छा काम करते हैं, वो हमेशा ये सब चीजों को कंसिडर करके ही सर्जरी लेते हैं। वोट पहनने से प्रोस्टेट नहीं बढ़ता, उससे कोई इफेक्ट नहीं सर, ये मिथ है सर, ये मिथ है। बॉडी का हिस्सा है, हमारे बाल सफेद होंगे चाहे हम हाँ वही सब बताते हैं कि 100 में से 10 लोगों को देखो सर, अगर यहाँ पे हम जितने पुरुष हैं सबका प्रोस्टेट एज के साथ में बढ़ता है, 100 में से 10 लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी होती है, 10 लोगों में से एक को कुछ मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ती है। जो एक है उसके 100 मतलब 0.01% को ही सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो सर्जरी का परसेंटेज बहुत कम है, लगभग लाख में 2-3% के आसपास ही आता है। पर ये कंपलसरी है कि 50 के बाद में सबकी प्रोस्टेट बढ़ती है। नहीं सर, इसमें मैंने कहा कि एज का क्राइटेरिया के साथ में फैमिली इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट लोगों में गामा नहीं बढ़ता? सर प्रोस्टेट सब मैंने अभी जो भी बताया सर, अगर हम 100 लोगों का करते हैं, 100 में से 10 को प्रोस्टेट बढ़ने की सब परेशानी होती है, तो लगभग 10% के आसपास ही लोगों को प्रोस्टेट बढ़ता है। 10 में से सिर्फ एक को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें सबको प्रॉब्लम नहीं होती, 10% होती है। उसका 100 को ही उसका 1% को मेडिसिन लगती है, उसके 100 को ही सर्जरी लगती है। तो नेक्स्ट कॉमन जो टॉपिक है वो है स्टोन, पथरी। ठीक है, किस किस की फैमिली में पथरी हुई है? 1 2 3 4 5 6 दो एक ही फैमिली के हैं, चलो बढ़िया। सो सर पथरी का ऐसा है कि हमारी किडनी जो होती है वो छलनी ऐसा काम करती है। किडनी पथरी बना मतलब किडनी फिल्टर करती है, फिल्टर करके जम जाता है, जम के वो पथरी दिखती है। अगर मैं अपने ओपीडी में 100 लोगों की सोनोग्राफी कराता हूँ तो 20 से 30 लोगों को कुछ 4-5 mm की पथरी होती है, जो दिखती है सोनोग्राफी में बट परेशान नहीं करती हैं। तो हमें उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। किडनी में छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं सर, जैसे ये पॉकेट है यहाँ पे, उसमें पॉकेट में एक छोटा पत्थर पड़ा हुआ है, तो हम रेगुलर पानी पिए एक्सरसाइज करें तो पत्थर निकल जाते हैं। 7-8 mm की पथरी जनरली 5-7 mm की पथरी जनरली निकल जाती है। 7-8 mm की पथरी अगर फंस जाती है तो लेजर द्वारा, दूरबीन द्वारा, एंडोस्कोपी द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। यूआरएस स्टोन नीचे फंसा है तो यूआरएस मतलब यूरोट्रस को बेस से निकाला जा सकता है। ऊपर फंसा है तो आजकल जो आरआईआरएस की टेक्नोलॉजी है उससे निकाला जा सकता है। बड़े पत्थर होते हैं तो पीसीएनएल मतलब साइड से छोटा सा छेद करके उसको निकाला जाता है। जब मैं पढ़ता था या उसके पहले पथरी का एक इलाज होता था कि चीर लगा के निकालते हैं। आजकल लगभग लगभग ये बंद हो गया है कि बड़ा पत्थर होगा, ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो ही हम ये करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। ठीक है, पथरी का दर्द जीवन का सबसे बुरा दर्द होता है सर, जिसने को हुआ है वो सबको मालूम है। मेरे पास अगर ओपीडी में पेशेंट आया और मेरे को बोलता है कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मैं पूछा इससे पहले ऐसा कभी दर्द महसूस किया है क्या? वो बोलता है नहीं सर, जीवन का सबसे बुरा दर्द यही है, इसको ठीक कर दो। मुझे पता चल जाता है कि ये पथरी का ही दर्द होगा। बाकी दर्द भी इस तरह को मिमिक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पथरी का दर्द हो। सो दर्द पीछे की तरफ होता है, कभी कभी यूरिन करने में परेशानी, बार बार यूरिन करने जाना, यूरिन में ब्लड आना, ये भी परेशानी पथरी के साथ में होती है। तो दिस इज कॉमन थिंग। सो इलाज आसान है,
पानी पीना चाहिए, 3 से 4 लीटर हमें पानी पीना चाहिए। 3 लीटर 3.5 लीटर पानी काफी होता है लिक्विड्स इंक्लूडिंग कर ले तो। एक्सरसाइजेस करना चाहिए। जो इंडिया में जो पत्थर बनने का मेन कारण है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सिंपल ऐसा 4 mm का पत्थर बना, कभी पत्थर एक दिन से बढ़ के 8 mm 9 mm का नहीं होगा, 1 mm से चालू होगा, 10 mm तक पहुंचेगा। तो हमारे पॉकेट्स में वो पत्थर पड़ा हुआ है, उसको जब तक जंप नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, तो बाहर नहीं आएगा। तो ये हमें करना पड़ेगा। पत्थर एक बार बनता है तो दोबारा बनने की संभावना होती है, उसका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है कि ऑपरेशन करा लिया इसलिए पत्थर बन गया, ऐसा नहीं होता है। पत्थर बना था तो हमने ऑपरेशन किया है, ठीक है। तो अगली बार बनेगा तो फिर भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अगली बार बनने का तो हम इसके लिए बेहतर है कि पहले से उसका इलाज करा लें, टाइम से सोनोग्राफी कराएं। 100 में से 20 लोगों को दोबारा पत्थर बनता ही है सर। टाइम से उसका इलाज कराएं, जाकर दिखवा लें। छोटे पत्थर दवाइयों से पानी के साथ में निकाले जा सकते हैं, बड़े पत्थर को ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। एक जो कॉमन मिथ है कि बियर पीने से पथरी निकल जाती है, सबने सुना होगा यहाँ पे। मेरा तो कुछ मैं समझ गया था सर कि आपका वही क्वेश्चन है, पढ़ लेता हूँ सर चेहरे में। तो बियर पीने से पथरी निकलती है, ये मिथ है सर। ठीक है, मिथ क्यों है? सिंपल सा है सर, पथरी पानी पीने से निकलती है। अगर हम पानी पियेंगे तो निकल जाएगी। बियर का जो अल्कोहल कंटेंट है वो लेस देन 5% होता है, 95% पानी होता है। साथ में हम और पानी मिला के पीते हैं या डायरेक्ट भी पीते हैं, तो हम पानी ही पी रहे हैं। पानी पियेंगे तो पथरी निकल जाएगी। पथरी निकलना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, छोटा कितना है, किस तरह का लाए है उसका, किस तरह से फंसा हुआ है, चीजें हैं। जब भी स्टोन मूव करता है तभी डिपेंड करता है। हाँ ऐसा बोल के तो आप हुआ नहीं है क्लियर। सर एक किंगफिशर का लॉस हो गया सर। सर उस लॉस में एक और बियर पीते हैं तो उनको खास जल्दी से आती है। इसके सर आप पानी पी लो अभी 1 लीटर यहाँ पे। डायूरेटिक, दोनों कंपैरिजन में फर्क डायूरेटिक होता है सर। बेसिकली क्या होता है ना, जैसे टी, कॉफी, कैफीन और बियर, ये डायूरेटिक का जैसे काम करते हैं, मतलब कि ज्यादा मात्रा में यूरिन निकालते हैं बॉडी से, तो उसके कारण भी होता है। जो आप बोलते थे, हम कई बार कई लोग चाय पी लेते, पानी पी लीजिए आप 1 लीटर, आधा लीटर, और फिर चाय पी लीजिए, तो आपको जाना पड़ता है। कई लोग कॉफी पी के बहुत बार यूरिन करने जाते हैं, तो दिस आर डायूरेटिक्स। इसलिए पहले हाइड्रोथेरेपी बोलते थे, आजकल नहीं बोलते हैं कि पानी पियो, दवाइयाँ दो, या बॉटल चढ़ा लो तो पथरी निकल जाएगी। हाँ, टेंडेंसी है कि बॉटल चढ़वा लो पत्थर का, तो पत्थर वैसे भी निकल जाता है, छोटा पत्थर तो, लेकिन कई बार अगर वो फंस गया तो दिक्कत हो जाती है। इसका बीपी से भी संबंध है क्या? कई बार एक पे बढ़ा हुआ रहता है। हाँ सर, बीपी की मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिसमें डायरेटिक्स भी चीजें होती हैं, तो उसमें भी यूरिन ज्यादा बनता है, बीपी से बनता है। ऐसा बोलते हैं कुछ ज्यादा यूरिन का तो भी डाउन होता है। नहीं सर, दो अलग अलग चीजें हैं। ज्यादा यूरिन करने से भी बीपी डाउन नहीं होता है। अगर हमने कोई मेडिसिन ली है तो ही बीपी का डाउन होने का खतरा रहता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। बीपी की जो डायूरेटिक्स है, जो दवाइयाँ आती हैं, बीपी की दवाइयों का एक कैटेगरी है डायूरेटिक्स, जिसमें कि यूरिन ज्यादा मात्रा में बनवाया जाता है, निकाला जाता है, ताकि बीपी कंट्रोल में रहे। डाउन नहीं, मतलब डाउन मतलब अलग वर्ड है सर, कंट्रोल में रहे। बीपी बढ़ गया है तो नॉर्मल हो जाए, डाउन होता है। स्टोन बना तो उसका ब्लडर पे इम्पैक्ट लंबे समय तक अगर ब्लैडर में स्टोन रहेगा तो ब्लैडर पे इम्पैक्ट आएगा सर, ऑब्वियसली आएगा। वो रहे किधर लोकेशन इस तरह लोकेशन किडनी में रहेगा तो वहाँ भी इम्पैक्ट आता है। कई बार लोग पस लेकर के आते हैं हमारे पास में कि पस पड़ गया है, ब्लैडर में स्टोन था, पस पड़ गया है। ब्लैडर में क्या, सॉरी, किडनी में स्टोन था तो पस पड़ गया, किडनी खराब हो गई, वो पेशेंट भी हमारे पास में आते हैं। स्टोन जनरली कहते हैं कि अगर गॉल ब्लैडर यस, तो क्या वही हमेशा ही मतलब नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। गॉल ब्लैडर जो होता है पित्त की थैली को बोलते हैं, और मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारी जो थैली होती है वो ब्लैडर होती है, दोनों में फर्क है। हाँ, तो गॉल ब्लैडर पित्त की थैली है सर, उसका पत्थर निकालना पड़ता है, गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। ब्लैडर का स्टोन मतलब कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका स्टोन दूरबीन द्वारा या छोटा चीरा लगा के, बहुत बड़ा स्टोन है तो छोटा चीरा लगाते हैं तो दूरबीन से पूरा पत्थर निकल जाते हैं। तो वही मतलब कम मात्रा में उसकी कोई एक्सरसाइज है या एक्सरसाइज, सबसे अच्छी एक्सरसाइज स्किपिंग एक्सरसाइज है, जंपिंग एक्सरसाइज जो होती हैं वो मानी जाती हैं। जैसे पसीना आना चाहिए, पानी पिए। खाने पीने से स्टोन नहीं होता सर, खाने पीने से, इंडियन डाइट में हम जो खाते पीते हैं उससे स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे टोमेटो सीड वाले सब सुना है कि मैंने देखा आपकी, इसीलिए तरफ से आप यही क्वेश्चन पूछोगे आप। मेरे क्वेश्चन के पहले आप आंसर दूसरा, पालक कौन सोच रहा था?
मेरे फादर को बोला ये सब चीजें, हमें भी बोला था। सही है सर। एक्चुअली क्या होता है ना सर, कई बार अधूरा ज्ञान चीजें खराब कर देता है। मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ सर। हमने पढ़ लिया और हमने बता दिया, इज डिफरेंट। एक सिंपल सा तरीका होता है, हमने पढ़ा और समझाया और फिर बताया, तो ज्यादा फर्क होता है। सर आपने टमाटर की बात करी, मैं टमाटर पालक दोनों में साथ में आता हूँ। आपके घर में कितने लोग हैं? आपके घर में कितने लोग हैं सर? 4 लोग हैं। कितना टमाटर एक सब्जी में डलता है आपके? एक टमाटर, आधा टमाटर। एक टमाटर, 2 टमाटर। कितने लोग खाते हैं? 4 लोग, 5 लोग। तो आपके हिस्से में एक पार्ट पोर्शन आया जरा सा, तो उससे स्टोन नहीं होगा सर लेकिन हाँ बता रहा हूँ सर, एक मिनट। तो तो पालक डिपोजिशन होके वो बनना है ना। सर, हाँ रेगुलर डिपोजिट में क्या होता है? पालक, पालक कितनी बार बनता है सप्ताह में आपके घर में? पालक तो कम ही बनता है, वही सप्ताह में शायद एक बार। वही मैं बता रहा हूँ सर। जो ये मिथ हो गया है कि ये टमाटर नहीं खाना चाहिए, पालक नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए, चीज के कई बार लोग बंद कर देते हैं। सीड्स वाले बोलते हैं। सीड्स वाले जनरली अपेंडिक्स में बोलते हैं, या जो भी है सर। हमारी जो इंडियन डाइट है, मेरा जो पहला वर्जन था कि इंडियन डाइट से स्टोन नहीं होता था। सिंपल सा है, हम हर चीज में प्रोपोर्शन में लेते हैं। हम हर चीज बैठ के वही नहीं खाते। जो गूगल का ज्ञान मिलता है, जो मैं उसी पे जाता हूँ, वो बेसिकली साउथ वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रीज की बुक से आता है। वेस्टर्न कंट्रीज में खाने पीने का अलग तरीका है सर। अलग तरीका क्या है कि वो लोग आज बनाते हैं, 3 दिन खाते हैं। नॉन वेज भी वो आज बनाते हैं, 3 दिन खाते हैं। सैलेड आज काट लिया, 4 दिन तक खाएंगे। तो और वो फिर एक ही सैलेड ही खाते रहते हैं, सैलेड खाते हैं, टमाटर खा रहे हैं, चीजें खा रहे हैं। तो जो कुकिंग वाला जो पैटर्न है वो इंडिया में नहीं है। अपने घर में सर सुबह का खाना आजकल शाम को भी नहीं खपता है। उनके यहाँ पे स्टोन कम क्यों होते हैं? वो एक्सरसाइजेस बहुत करते हैं सर। फिट रहने के लिए उनके पास जुनून होता है, हमारे पास वो जुनून नहीं है। तो इंडिया में जो है वो खाने पीने का बेसिकली से रिलेशन कुछ नहीं है। हम लोग एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, इसलिए स्टोन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। पानी कम मात्रा में पीते हैं तो टेंडेंसी ज्यादा होगी। कैल्शियम इंटेक्ट के कारण क्यों होता है? सर कैल्शियम हमारी बॉडी का एक मस्ट नीडेड एलिमेंट है सर। हमारी हार्ट को चाहिए, हमारी खून के लिए चाहिए, हमारे खून का थक्का बनने के लिए चाहिए, हमें सोचने बोलने समझने के लिए चाहिए, हमारी हड्डियों के लिए चाहिए, हमारी किडनी के लिए चाहिए। तो अगर हम कैल्शियम ही बंद कर देंगे तो इन सब में भी तो फर्क आएगा ना सर। पत्थर कैल्शियम के बने होते हैं, स्टोन कैल्शियम के बने होते हैं, 99% उसी के होते हैं। बट कैल्शियम उसको बंद करना मतलब हमारी इन सब की रिक्वायरमेंट बंद कर देना होता है। आपको लोग हैं हमारे पास में सर, जो स्टोन होता है वो दूध पीना बंद कर देते हैं, कैल्शियम लेना बंद कर देते हैं, कैल्शियम के सारे पालक टमाटर जो भी सोर्सेस है बंद कर देते हैं। अल्टीमेटली वो बोन फ्रैक्चर्स के लेके आ जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस लेकर के आ जाते हैं, कमर झुक जाती है, ये सब चीजें कर जाती हैं। हार्ट की मसल्स कमजोर हो जाती हैं, ताकत नहीं रहती, तो नुकसान ज्यादा है। तो हमें बीच की चीज सोचनी पड़ती है ना सर कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। लेने में कुछ नुकसान नहीं है, हम उतनी ही मात्रा में कैल्शियम लेते हैं। क्या होता है ना सर कि जब हमें कुछ और बीमारी हो, स्पेशली जीआईटी ट्रैक्ट में, मतलब कि आंतों की कुछ बीमारी हो, तब ये सब परेशानियां बढ़ती हैं। जनरली जो रूटीनली हम कॉमनली बात करें उसमें कैल्शियम का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे हम कितना भी कैल्शियम ले बॉडी में उतना ही अब्जॉर्ब होने वाला है। ये तो एब्जॉर्ब होने के बाद ही तो डिपोजिशन। तो सर वो डिपोजिशन के चांसेस, जितना जरूरत है उतना ही अब्जॉर्ब होने वाला है सर। जितना जरूरत है, जो जरूरत नहीं है वो निकल जाए। ठीक है। सो किडनी स्टोन खाने पीने से नहीं होता है सर। और प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। खाने पीने से नहीं होता तो किस लिए होता है, रीजन क्या? पानी नहीं पीना, एक्सरसाइज नहीं करना, मैंने बताया एग्जाम्पल। पानी नहीं पीना एग्जाम और एक्सरसाइज नहीं करना। What actually is this to? बेसिकली दे मेड ऑफ कैल्शियम सर। Calcium. कैल्शियम मोस्ट 99% is calcium. Maybe the uric acid, maybe the oxalate, maybe the magnesium hydrate and all, but mostly the calcium. Calcium. इसलिए हम आजकल जांच भी नहीं कराते हैं सर। जब तक ये रिकरेंट स्टोन फॉर्मर्स नहीं है, कुछ और परेशानी नहीं है, तो हम जांच भी नहीं कराते हैं उसकी। तो गाड़ी खड़ी नहीं गैरेज में लेंगे। प्रैक्टिकली ये हो गया सर, जब तक गाड़ी खड़ी नहीं होती हम गैरेज में लेके ही नहीं जाते, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। और अपनी फोन करती रहती है कि आपकी सर्विस ड्यू है, तो ले जाते हैं। बोला नहीं तो तुम्हारे पास वारंटी नहीं मिली, तो फिर ये जब तक दोबारा को टाइम जाती है, खड़ी होती जब तक चलेगा। इसके अलावा जो मेरा मतलब और बाकी कैंसर यूरोलॉजी में आते हैं, बट कैंसर एक बिग टॉपिक है, तो उसके लिए अपन मतलब मिथ्स कुछ नहीं है। अगर आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है, जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमें डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। क्योंकि कैंसर एक ब्लड जो आना वो एक कैंसर का प्रतीक ही होता है। इन्फेक्शन में भी आ सकता है, स्टोन में भी आ सकता है, लेकिन आपको बिना दर्द के अगर ब्लड आ रहा है
सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा मरीज को बोलता हूँ जीवन में जो चीज दर्द देती है ना सब अच्छी होती है, जो चीज दर्द नहीं देती है वो खराब होती है। सही है सर? दर्द देती है तो तुरंत ले जाती करे। हाँ, बिल्कुल सर, गाड़ी गैरेज में चली जाती है हमारी। तो जीवन में जो चीज दर्द देगी ना इजी होगी। जब ब्लड आएगा और दर्द नहीं हो रहा है इट इज अ वार्निंग साइन। जरूरी नहीं है कैंसर हो, लेकिन कैंसर की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है जब भी आपको ऐसा होता है चीजें जाए। दूसरा एक जो मैं लोगों को बोलता हूँ कि जैसे फीमेल में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है कि हम अपना ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करना चाहिए, महीने में एक बार करना चाहिए। ऐसे ही मैं प्रमोट करता हूँ टेस्टिस का सेल्फ एग्जामिनेशन। हम जनरली मेल्स जो है ना सर टेस्टिस को हाथ रोज लगाते हैं, बट उस तरीके से नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे वेरी कॉमन टेंडेंसी कि हम अंडरवेयर में हाथ डाल के अपने टेस्टिस को देखते हैं, बट हमें उनको पाल्पेट करके भी देखना चाहिए कि साइज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कुछ अलग सी गठाने तो नहीं फील हो रही हैं, चीजें नहीं हो रही हैं। क्योंकि मेल जो टेस्टोरल कैंसर है वो भी आजकल बहुत कॉमनली पाया जाता है, तो वो भी सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तो जल्दी पकड़ में आता है। पेनाइल कैंसर होता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर एक मोस्ट कॉमन कॉज है पेनाइल कैंसर का, जो एचपीवी वायरस के साथ में होते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो कॉन्डम्स यूज करें, यूजली अवॉइड करें कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखें, फेथफुल रहें अपने पार्टनर्स के साथ में, और अगर करते हैं तो कॉन्डम्स का यूज करें, प्रिकॉशंस यूज करें। तो ये इंपॉर्टेंट है पेनाइल कैंसर के लिए। ब्लैडर कैंसर जो होता है वो मोस्ट कॉमनली दो चीजों से होती है। एक होता है कि स्मोकिंग स्मोकिंग दूसरा होता है टोबैको। ये ब्लैडर कैंसर के मोस्ट कॉमनली कॉज है। बाकी और भी कारण भी होते हैं बट ये नहीं है, तो ये जो है वो चीजें हम अवॉइड करें। किडनी कैंसर के बहुत सारे रीजन हैं बट अलग अलग चीजें हैं। सो आई विल टेक दैट क्वेश्चन मैम। सो ये बेसिकली कैंसर वाला पार्ट आता है, तो जो हमें कैंसर वाले पार्ट में चीजें करनी पड़ती है। सो ये इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन टॉपिक है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो एक कॉमन सी चीज है जिसमें हम बात नहीं करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन आज के टाइम में बहुत कॉमन सी परेशानी है। लोगों के घर बिगड़ जाते हैं, तलाक हो जाते हैं और चीजें हो जाती हैं। मेरा सिंपल सा सवाल है सर कि आपको बुखार आया, आपको दर्द हुआ, आप गैरेज में गए, आपको वहां परेशानी हुई तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं? इट्स नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम्स ना। हमें शुगर हुई, शुगर बढ़ गई, हम डॉक्टर के पास चले गए। हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया जिसमें हमारी फैमिली, हमारा पार्टनर की लाइफ, हमारी पूरी लाइफ खराब हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, और लोग सुसाइड तक जा रहे हैं, उसके लिए दिखाने नहीं जा रहे हैं। सिंपल सा है सर, हम बात नहीं करते, हम अपने बच्चों से बात नहीं करते, हम आपस में बात नहीं करते, तो उसके कारण से वो एक टैबू बन गया है। अगर बात करते हैं तो मजाक उड़ाया जाता है, नपुंसकता का एक टैग लगा दिया जाता है कि ये बंदा नपुंसक है। ऐसा नहीं है सर, बीमार तो कोई भी हो सकता है, बीमारी में सहानुभूति चाहिए, मजाक नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, सेक्स जो मुझे लगता है कि फिजियोलॉजिकल फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल होता है। तो जो सेक्स वाला पार्ट है वो कई बार बहुत सारे फैक्टर से डिपेंड करता है। मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, चीजें हो रही हैं, डॉक्टर के पास जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, हमारे पास में आना चाहिए। इलाज आसान है, आराम से उपलब्ध है, इजी है, हम अपनी लाइफ बचा सकते हैं। हम जैसे मैं प्रोस्थेसिस करता हूँ, पेनाइल प्रोस्थेसिस, तो मेरा सिंपल सा एक रहता है कि हमारा बोन टूट गया सर, हम एक्सीडेंट हो गया, हमारा बोन टूट गया, हम रॉड डलवा लेते हैं। ऐसे ही अगर वहां पे हमारा ब्लड फ्लो नहीं आ रहा है, वहां पे नसें चोक हो गई हैं, तो हम रॉड नहीं क्यों नहीं डलवा सकते? करवा सकते हैं, इट्स नॉर्मल, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। किसी और की खुद की लाइफ बर्बाद करने के बजाय हम इलाज करा लें। और एक जो है कि बचपन की गलतियां जो आप सबने सुनी होंगी, बचपन की गलती कुछ नहीं होती सर, ये बेसिकली दैट्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। आज हम देखते हैं कि जो यंग जो आ रहे हैं, जेन जी के बाद की जनरेशन आ रही हैं, उसमें प्यूबर्टी 12, 13, 14 साल में आ रही है। आप जब हम लोग थे तो 15, 16 साल में आती थी, आप लोग जो 17, 18 साल में आते थे। शिफ्ट, बचपन तो बचा ही नहीं है सर, बचपन की गलती तो कुछ है ही नहीं। बॉडी चेंज हो रही है, ह्यूमन चेंज हो रहे हैं, तो ये सिर्फ एक हर चौराहे पे एक दुकान लगी है सर कि बचपन बचपन की गलती का इलाज देती है, वहीं से आता है सर। बच्चा ज्यादा छोटा है, मास्टरबेट करता है तो उसको लगता है गलत कर रहा हूँ, और उसके दिमाग में वो बैठता है, तो एक बहुत कॉमन सा मिथ हो जाता है। सर वैसे मेडिकली क्या रीजंस है जो नॉन इरेक्टाइल लोगों को? तो मेडिकली बहुत सारी चीजें होती हैं, जो 80-90% कॉजेज होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं सर। मेंटल स्ट्रेस एक पार्ट होता है, कई लोग एक पार्टनर के साथ में फिजिकल नहीं हो पाते, दूसरे के साथ में हो जाते हैं। कई लोग ऐसी चीजें रहती हैं कि बीमारियां होती हैं सर, डायबिटीज एक कॉमन फैक्टर है, कई बार चोट के बाद में ऐसा हो जाता है, कई बार ब्लड प्रेशर के कारण भी होता है, कई बार कुछ दवाइयों का असर होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉज नहीं है सर, उसके कारण भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है सर। कई बार सब कुछ नॉर्मल आता है बट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस।
वो चीजें हैं। वाला ठीक ऊपर का वाला ठीक होना चाहिए, सही है सर। Women may after the childbirth, does the urology problem gets increased? या सो टुडे ओनली आई सॉ ए पेशेंट जिसको इनकॉन्टिनेंस हो रहा था, मतलब कि यूरिन लीक होता है उसका। अराउंड 40s में थोड़ा बहुत यूरिन लीक होता है, यूजली फीमेल्स को होता है। बट अगर हमें इतना सिग्निफिकेंट लीक हो रहा है कि हमें कपड़े बदलने पड़ रहे हैं या हमें डायपर यूज करना पड़ रहा है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चाइल्ड बर्थ में सारी मसल रिलैक्स होती हैं, तो चाइल्ड बर्थ के बाद जो एक्सरसाइजेस वाला पार्ट होता है वो करना चाहिए, कीगल एक्सरसाइजेस करना चाहिए ताकि इनकॉन्टिनेंस वाला पार्ट ठीक हो। इनकॉन्टिनेंस के लिए मेडिसिन आती हैं, सर्जरीज आती हैं, इजी हैं। मेल्स में भी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरीज होती है उसमें एक इंसिडेंसेस होता है। कई बार ट्रॉमा के बाद इनकॉन्टिनेंस होता है, उसके लिए भी स्फिंक्टर्स आते हैं। तो आजकल हर चीज का इलाज है, तो सही जगह पे सही समय पे पहुंचना जरूरी है। यूरिनरी कलर चेंज बहुत कारणों से होता है। सबसे पहला तो पानी ना पीने से होता है, पानी नहीं पियेंगे तो पीला हो जाएगा। कई बार लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे होता है। कई बार हमें खाने पीने में कुछ खा लिया, उससे होता है। जैसे बीटरूट खाएंगे तो और रेड कलर का यूरिन आता है। मेडिसिन से कॉमन कॉज है यूरिन कलर चेंज करने का। अगर हम एडिक्वेट मात्रा में पानी पी रहे हो फिर भी वो कलर चेंज है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, नहीं, जिस वजह से फीमेल में क्या बच्चों में ये सब बच्चों में नॉक्चुरल एनोरेसिस, मतलब कि रात में यूरिन करना, बेड बैटिंग करना एक बहुत कॉमनली चीज है। वैसे नहीं, फॉर एग्जांपल मतलब टीनेज का मतलब कि आफ्टर 40s और इसमें सर देखो, जो चीज कॉमनली देखी जाती है 40s के बाद में जाती है, बट ये किसी भी एज में हो सकता है। इट्स नॉट अ सर अगर कंट्रोल, यूरिन का कंट्रोल होना चाहिए, नहीं हो रहा है, परेशानी कर रहा है, जैसे मैंने अभी बोला, आपके कपड़े खराब हो रहे हैं, आपको कुछ डायपर यूज में करना पड़ रहा है, मतलब दैट इज पैथोलॉजिकल, दैट इज नॉट। मैं लेता हूँ, मैं वो यूरिक एसिड की दवाई है ना, मैं लेता हूँ। जैसे मेरे फादर है, उनको 3 बार स्टोन का प्रॉब्लम, ऑपरेट करा उसमें, पहले नॉर्मल ऑपरेशन के बाद फिर लेजर वो बट अभी तो नहीं है प्रॉब्लम। धीरे धीरे जैसे उनका कभी शायद हाँ ये तो लग रहा है, क्या उसका कोई मतलब कनेक्शन है नहीं सर, या फिर उसका हर्निया का स्टोन प्रोस्टेट से प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोस्टेट के कारण हर्निया कॉमनली होता है, बट स्टोन से इसका कोई संबंध नहीं है। ये और प्रोस्टेट का भी कुछ है? हर्निया और प्रोस्टेट को रिलेटेड करते हैं सर, कॉमनली साथ में देखे जाते हैं। हर्निया प्रोस्टेट होगा का उस वजह से तो अगर यूरिनरी प्रॉब्लम्स नहीं है और सिर्फ हर्निया है तो हर्निया करा सकते हैं, बट जब भी आप सर्जन के पास जाएंगे तो यू विल आस्क द थिंग्स एंड इवैल्यूएट कैसा क्या प्रॉब्लम्स है। तो हमने मतलब अभी तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आप उसको वहीं से चलेगा ना सर, फाइन, ठीक है। क्वेश्चंस ले रहे सर, क्या थे? हाँ, can lead to the stone issues. यहाँ यूरिक एसिड का अगर बहुत ज्यादा है और हमारा डाइजेशन का प्रॉब्लम्स है तो यूरिक एसिड के स्टोन्स भी होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मोस्टली कैल्शियम मैग्नीशियम के होते हैं, और यूरिक एसिड ऑक्सिल स्टोन्स भी होते हैं। यूरिक एसिड के स्टोन जनरली पास हो जाते हैं, मेडिसिन से ट्रीट हो जाते हैं, इसलिए परेशान ज्यादा नहीं करते हैं, सॉफ्ट स्टोन्स होते हैं। तो आई विल गिव यू माई नंबर, अगर कभी किसी को लगता है जस्ट व्हाट्सएप मी, आई ऑलवेज अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। मेरा व्हाट्सएप सुबह 5 बजे चालू होता है, मैं सारे जवाब देता हूँ। तो इट्स 7987 367 I will repeat it again, 7987 367 Dr. Vipin Sharma. I'm always available on WhatsApp. Always means always. I will reply each and every WhatsApp, whatever is the reason. 062 sir. If you want, yeah. मैं CHL में हूँ सर, KCHL हॉस्पिटल में, ठीक है। any चलेगा तो होप एनीथिंग, इफ कोई क्वेरी रहती है यू कैन अप्रोच मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल।
और कभी कुछ और लगता है, आपको लगता है कि विल टेक अनदर सेशन, आई थिंक दिस इज हेल्पफुल. Recording is the most helpful, and I think this is one of the best session I have in terms of discussions, because you are यहाँ पे जो भी है all are more than 50 years, so life देखी है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत फैमिली बड़ी है, फैमिली में लोग हैं, तो अच्छी डिस्कशंस हुए. थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. बिल्कुल सर. रिसेंटली अभी मैंने कहीं पढ़ा था इंजेक्शन रशिया ने बनाया है. तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें सर, हर कैंसर का एक टीका है. ठीक है, तो अभी हम यूरोलॉजिकली बात करें तो अभी ऐसा कोई प्रिवेंशन का कुछ नहीं है हमारे पास में. जो पेनाइल कैंसर है, वो जो एचपीवी वायरस होते हैं, उसके लिए वैक्सीन ऑलरेडी आते हैं सर. फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर होते हैं, उसके लिए वैक्सीन ऑलरेडी आते हैं. तो कैंसर का टीका जैसा कुछ नहीं होता सर, दैट इज पब्लिसिटी स्टंट बेसिकली. तो हर चीज का एक इलाज होता है, कैंसर क्योर करने का इलाज होता है. आजकल हम कैंसर क्योर की बात करते हैं कि हम निकाल देते हैं, चीजें कर देते हैं. इवन आजकल एडवांस ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर में इम्यूनोथेरेपीज आती हैं, प्रोस्टेट कैंसर में इम्यूनोथेरेपीज आती हैं जो क्योर करती हैं. दिस इज द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस सर. वो भास्कर का जो न्यूज है वैसे. ठीक. थैंक यू थैंक यू सर.